अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। मैं वीडियो सीरीज बना रहा हूँ और ये वीडियो सीरीज क्लास 11 आगा खान बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें मैं 2012 से लेकर 2021 तक के पास पेपर्स 21-22 तक के पास पर सॉल्व करूंगा और मैं सप्लीमेंट्री पेपर्स को भी सॉल्व करूंगा। मैं जब चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले कॉन्सेप्ट का आइडिया दूं और उसके बाद फिर मैं उसको सॉल्व कर सकूं। यानी एक किस्म का आपका कंप्लीट रिवीजन इन पास पेपर्स के जरिए हो जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पास पेपर सॉल्व करना। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा स्क्वायर। सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? एक नंबर को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास उसकी आइडेंटिटी आ जाए। यानी एक नंबर को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में चेक करूं, नंबर्स में आइडेंटिटी होती है 1। पहले मैं आपको आइडेंटिटी के बारे में बता देता हूं। आइडेंटिटी, अगर मैं किसी नंबर को मल्टीप्लाई करूं किसी नंबर से और वो वापस ए आ जाए, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं ए को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि आंसर वापस ए आ जाए। यानी ये एक किस्म का कुछ ऐसा होगा कि अगर आप अपने फेस मिरर में देखेंगे तो आप वापस अपने आप को देख पाएंगे। और मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स में ये आपके पास 1 होता है। यानी 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब एक नंबर के लिए उसके इनवर्स का मतलब क्या है? एक नंबर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कि उसका आंसर उसकी आइडेंटिटी आ जाए। और नंबर में आइडेंटिटी 1 होती है, तो इट्स ऑब्वियस मैं उसको 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करूंगा। जब वो ए और ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। या मैं उसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ए पावर, अगर ये 1 है तो ऊपर जाके -1, ए पावर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तब आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। ये तो सिंपल रियल नंबर्स की कंडीशन है। रियल नंबर्स में ऐसा होता है। मगर अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास दो पार्ट पर कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट आपके पास होता है रियल पार्ट और दूसरा पार्ट आपके पास लाता है इमेजिनरी पार्ट। ध्यान में रखिएगा, मैं आयोटा को इमेजिनरी पार्ट नहीं कह रहा। आयोटा जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेजिनरी है, मगर उसका जो पार्ट है वो बी कहलाएगा। तो इस वक्त बी जो है उसका इमेजिनरी पार्ट। अब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूं तो उसकी मल्टीप्लीकेशन में, मतलब मैं किस कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर से कि उसका आंसर आइडेंटिटी आ जाए। ये तो इनवर्स की बात हुई। अब आइडेंटिटी कैसे? यानी मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वापस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए। तो ऐसा नंबर है, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है? 1+0 आयोटा। 1+0 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, 1+0 आयोटा का मतलब 1 है। आप चाहें तो इसको 1 भी कह सकते हैं। 0 आयोटा आपके पास 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा। मगर कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। यानी किस फॉर्म में? ए कॉमा बी। सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसका इमेजिनरी पार्ट। आयोटा नहीं जाता, सेकेंड पार्ट अंडरस्टूड होता है कि उसका
आपके पास ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को ऑर्डर पेयर में लिखूंगा तो 1,0 की फॉर्म में लिखा जाएगा। यानी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसके पास 0 आयोटा है। तो उसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1,0। सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ आयोटा आपके पास है तो उसको ऑर्डर पेयर में कैसे लिखेंगे? उसका रियल पार्ट 0 है, दैट मीन 0+1। आई रिपीट, सिर्फ उसका नंबर अंदर जाएगा, आयोटा नहीं जाएगा। तो ये आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। ओके, मैंने आपको बता दिया कि मल्टीप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1+0 आयोटा होती है। यानी अगर मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो मुझे उसको किसी ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो आंसर मुझे क्या दे दे? 1+0 आयोटा। और ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर सिंपली a+i भी होगा। वो कैंसिल आउट होगा, वही आपका 1 बच जाएगा, 0 हम ऐसे खुद से दे देंगे और इस तरह से 1+0 आपके पास बन जाएगा। आई होप मैंने आपको ये बात समझाई है। अब अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो a+i अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको हम कॉन्जुगेट कर सकते हैं, a-i a-i दैट मीन्स a-i और नीचे a+b a-b, यानी a² माइनस b² का फॉर्म बन जाएगा। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a² i² बराबर होता है -1 के। तो i² -1 के बराबर कहते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इसको एज इट इज रख लेते हैं। तो अगर ये -1 होगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस ये b²। यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। आई होप ये मैंने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, एक रिव्यू दिया है इनवर्सिस, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और आइडेंटिटीज का। अब ये एमसीक्यू बिल्कुल सादा सा है, पर बताने का मकसद सिंपली ये होता है कि आपके पास किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ जाए तो आप खुद से सॉल्व करने के काबिल हो जाएं और सब्जेक्टिव में भी आपको यूजफुल होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ i², सबसे पहले i² बराबर होता है -1। यानी -1 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आपके पास 1+0 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी आ जाए। तो ऑब्वियसली -1 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 से ही, तो ये बन जाएगा 1, और 1 को लिखा जा सकता है 1+0 यानी इसके बराबर लिखा जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन आपके पास सी है। मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको जो चीज समझाई है आपने लॉजिकली समझी है और आपने इसको पूरी तरीके से समझा है, क्योंकि अब जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो अब मैं डायरेक्टली थ्रो करूंगा चीजों को। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होते हैं? ये चले पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है। z अगर बराबर है a+i के, तो इसका मतलब है z को लिखा जा सकता है a, b ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। और ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ये आपके पास एक्स एक्सिस, जिसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में बात करेंगे तो रियल एक्सिस कहलाती है ये, और वाई एक्सिस को यहाँ पर हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। और इस डायग्राम को नाम दिया जाता है आर्गुमेंट डायग्राम। यानी जब कॉम्प्लेक्स नंबर की हम कोई फिगर बना रहे होते हैं तो वो जो डायग्राम खिलाता है उसको हम आर्गुमेंट डायग्राम कहते हैं।
फर्ज करते हैं यहाँ पर ये कोई ए है और यहाँ पर ये कोई बी है, तो ये नंबर मैंने प्लॉट कर दिया, ये कहलाएगा ए कॉमा बी। आप जानते हैं बी इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं बात करना चाहता हूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, तो सिंपली उसका इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है, उसके इमेजिनरी पार्ट का जैसा साइन चेंज कर दें। इसका मतलब ये है कि अगर ये ऑर्डर पेयर में जाएगा तो ये ए कॉमा माइनस बी होगा, यानी ये इसकी बिल्कुल सामने एक इमेज होगी, जिसे मैं कहूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये इमेज होगी, और ये होगा ए कॉमा माइनस बी। ए कॉमा माइनस बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बेसिकली ग्राफिकली उसकी इमेज होती है, उसकी इमेज होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस लाइन ऑफ साइमेट्री होती है उसकी। लाइन ऑफ साइमेट्री का मतलब ये होता है कि इस लाइन से ये जितना यहाँ डिस्टेंस है उतना ही ये यहाँ भी डिस्टेंस होगा, यानी ये इक्वल डिस्टेंस है। तो लाइन ऑफ साइमेट्री बेसिकली कुछ इस किस्म की होती है कि लाइन से इस पॉइंट का और लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस एग्जैक्टली बराबर आपके पास होगा। चलिए, ये मैंने आपको थ्योरी समझा दी। अब मैं अपने एमसीक्यूज की तरफ चलता हूँ कि एमसीक्यूज क्या कह रहा है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास ए प्लस आयोटा बी है, तो अगर मैं उसका कॉन्जुगेट करूंगा तो वो हो जाएगा आपके पास ए माइनस आयोटा बी। और इंटरेस्टिंग, अगर मैं इसका वापस कॉन्जुगेट करूंगा तो ये वापस ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा, जो वापस सिर्फ जेड के बराबर हो जाएगा। यानी कॉन्जुगेट पर कॉन्जुगेट वापस जेड के बराबर होता है। अब ये क्या कह रहा है हमसे यार, ये कह रहा है भाई देखो मैंने कॉन्जुगेट किया था किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और वो किसके बराबर है, 2 प्लस आयोटा के। मेहरबानी करके मुझे ये जेड फाइंड करके बता दें। तो इसको निकालने का आसान तरीका, कॉन्जुगेट पे वापस कॉन्जुगेट कर दें, यानी सॉरी ये माइनस का था, ये माइनस का है, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट करना होगा, और कॉन्जुगेट पे कॉन्जुगेट जेड के बराबर होता है, और 2 माइनस आयोटा का हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। और अगर आप ये कह रहे हैं आपसे सिर्फ ये y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y, तो इसका मतलब z बराबर है x प्लस आयोटा y के। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ y की वैल्यू क्या आ रही है, ओनली 1। तो अगर ये आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ओनली 1। आई होप आपको मेरी ये बात समझ आई होगी, आई होप थ्योरी समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं कोशिश करूंगा जरूर रिप्लाई दूंगा। ओके, आयोटा इज वन ऑफ द रूट ऑफ आ इक्वेशन, मीन्स आयोटा रूट मतलब सॉल्यूशन है इस इन इक्वेशन में से, इनमें से किसी एक इक्वेशन का। इसका मतलब मुझे आयोटा पुट करना होगा। तो चलें आयोटा की डिस्कशन कर लेते हैं, ये आयोटा बेसिकली कहाँ से डेवलप हुआ। हम इक्वेशन सॉल्व किया करते थे, और हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया था तब तक हम ये समझते थे कि दुनिया का हर नंबर रियल नंबर होता है, मगर ऐसा हुआ नहीं। इक्वेशन को, किसी इक्वेशन को फॉर एग्जांपल इस किस्म की किसी इक्वेशन को सॉल्व किया गया, और जब उसको सॉल्व किया गया, जैसे ये रेडिकल लगता है, रेडिकल प्लस माइनस, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, एक्स, एक बड़ा अजीब सा किस्म का नंबर आया, रेडिकल पे -1। पैथागोरस ने क्या किया था, ये रेडिकल नंबर इंट्रोड्यूस करवाए थे, मगर पैथागोरस ने ये नंबर कुछ इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए थे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल्स की लेंथ थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ ये 2 है, ये 3 है, और मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो हाइपोटेन्यूज आपको कैसे मिलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन 3 का स्क्वायर 9, और 2 का स्क्वायर 4। रेडिकल लगाएंगे, क्योंकि लेंथ है तो प्लस माइनस होती नहीं है, सिर्फ प्लस होगी, एच बराबर हो जाएगा रेडिकल 13। तो वो जब भी सॉल्व करता था तो रेडिकल के अंदर कभी भी कोई नेगेटिव का सेंस होता नहीं था, क्योंकि डिस्टेंस था, डिस्टेंस की तो कभी नेगेटिव की सेंस होती नहीं है।
मगर जब उन्होंने ये सॉल्व किया और देखा कि एक ऐसा नंबर आया है जिसमें रेडिकल आया, तो वो एक कॉम्प्लेक्सिटी में चला गया। और इस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए उन्होंने रेडिकल -1 को एक फर्जी नाम दिया, जिसको हम आयोटा के नाम से जानते हैं। और यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर की बुनियाद हुई। यानी कहा गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली दो किस्म के नंबर होते हैं, जिसमें एक रियल पार्ट होता है और दूसरा इमेजिनरी पार्ट भी होता है। यानी आप इसको सेंस कर सकते हैं, इसका रियल पार्ट 0 आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन बना। यानी अगर मैं आयोटा पुट करूंगा, यानी ऑब्वियसली मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो इस तरह से आयोटा की बुनियाद आई आपके पास। यानी रेडिकल -1 को आयोटा नाम दिया गया। अब जब भी रेडिकल्स में कोई नंबर्स आने लगे तो रेडिकल की प्रॉपर्टी आपके पास होती है, जैसे इसको लिख सकता हूँ कुछ इस शक्ल से। और रेडिकल दो अगर अंदर मल्टीप्लाई उसको अलग अलग लिख सकते हैं। इसको आयोटा का नाम दिया और इसको मैं 4 कह सकता हूँ। यानी इसका आंसर आपके पास 4 आयोटा की फॉर्म में आ गया। तो अब जब ये नंबर डेवलप हो गया तो कुछ आयोटा के पावर्स पर भी काम किया गया। जैसे रेडिकल -1 आयोटा के बराबर होता है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली आयोटा क्यूब को लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोटा को आयोटा ही रखा गया, यानी ये माइनस आयोटा हो गया। आयोटा का पावर 3 जस्ट आयोटा हो गया। और आयोटा पावर 4 को भी लिखा जा सकता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर, यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 1। यानी आयोटा पावर 4 एक्चुअली बराबर हो गया 1 के। इस तरह से पूरे के पूरे नंबर्स की डेवलपमेंट हुई आपके साथ और आयोटा के कुछ पावर्स की डिस्कशन हमारे सामने आ गई। अच्छा जी, नाउ ये तो मैंने आयोटा के 4 पावर्स बनाए। अब आयोटा का कोई भी पावर अगर आपको फाइंड करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल 25, तो आयोटा का कोई भी पावर फाइंड करना हो, क्योंकि मेरे पास आयोटा की वो 3-4 वैल्यूज हैं, तो मैं इसको मैनिपुलेट करके आयोटा का कोई भी पावर फाइंड कर सकता हूँ। 4 6 are 24 and 1। 4 6 are 24 प्लस 1, सॉरी 4 6 are 24 प्लस 1 25 हो जाएगा। और आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। ये आयोटा आया और 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आयोटा के बराबर। अब ये भी चलें, आपके पास एक तरीका है सॉल्व करने का, पर मैं इससे भी शॉर्ट तरीका हम डिस्कस कर सकते हैं कि आयोटा का कोई भी पावर होगा, आप उसको क्या करें, 4 से डिवाइड करें। और मैं ये शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप डायरेक्टली एमसीक्यूज में ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकें। अगर मैं 25 को डिवाइड करूंगा 4 से तो आंसर आएगा 625। अगर पॉइंट के बाद 25 आए तो हमेशा वो पावर आयोटा में जाए। सिमिलरली 26 अगर पावर होता, फर्ज करते हैं हमें 26 फाइंड करना होता, तो 26 को फाइंड करूंगा इसी तरीके से। मैं आपको जैसे एक आइडिया दे रहा हूँ, एक डेवलप कर रहा हूँ। 4 6 और बाहर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। 4 6 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। यानी फाइनली सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1। अब अगर आप देखें आयोटा का कोई भी पावर, यानी ये पावर, अगर मैं 26 फॉर एग्जांपल 26 पावर है, मैं 26 को डिवाइड करूंगा 4 से, आंसर आ रहा है 6.5 के। और ये 6.5 यानी अगर पॉइंट के बाद 5 आ जाए तो हमेशा आयोटा का जो पावर होगा उसका आंसर -1 होगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये 27 होता तो आंसर आता 6.75। और अगर पॉइंट के बाद जब भी 75 आएगा तो आप उसकी जगह माइनस आयोटा लिखेंगे। और अगर आप 28 लिखते तो वो पूरा कैंसिल आउट होता। जब चीज पूरी कैंसिल आउट होगी, यानी ये हो जाएगा आपके पास
7 टाइम्स, जब पूरी कैंसिल होगी तो इसका मतलब फिर उसका आंसर आपके पास 1 आएगा। तो आई रिपीट, अगर पॉइंट के बाद 255 आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो आयोटा का, आयोटा का कोई भी पावर वो लिख सकते हो आप आयोटा। पॉइंट के बाद 5 आ जाए तो आप लिखो -1, पॉइंट के बाद 5 आ जाए तो आप लिखो माइनस आयोटा, और अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए, कोई एक नंबर आ जाए, तो फिर आप क्या लिखो, सिंपली 1। आई होप मैंने आपको ये थ्योरी समझाई है। नेक्स्ट में आपके पास ये ऑब्वियसली बहुत काम आएगी। तो अब इसने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, पर मैंने ऑब्वियसली तफसील सारी बात की। मैं चाहता था कि आप कंप्लीटली समझे, ताकि आगे नेक्स्ट टाइम जब भी कोई एमसीक्यूज आए या सब्जेक्टिव हम पार्ट कर रहे हो तो हमें चीजों के बारे में पता हो। ओके, आयोटा इज वन ऑफ द रूट ऑफ आई क्वेश्चन। रूट मतलब सोल्यूशन है। जाहिर बात हमने इसको सॉल्व किया था और उसमें से आंसर हमने आयोटा बनाया था, यानी x² = 1 सॉल्व किया था, और x बराबर, सॉरी, इसको, इस वाले को हमने बनाया था, यानी x² + 1 = 0 और x² = -1। और अगर आप आयोटा पुट भी करते हो, जैसे x की जगह आयोटा, तो आपको पता है वो -1 के बराबर होता है। तो इसका बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन, बी इज करेक्ट ऑप्शन। रूट मतलब सॉल्यूशन जो उसको सेटिस्फाई करे। ओके, नेक्स्ट जनाब, अब ये कह रहा है ये कौन सी किस्म की ट्राइंगल है। जनाब, ये जो ट्राइंगल है ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, और ट्राइंगल क्योंकि ऊपर बन रहा है तो इसको हम कहते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर ट्राइंगल नीचे बनता तो हम उसको कहते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। जैसे जैसे हम पास पेपर करते जाएंगे, क्वेश्चन आते जाएंगे, मैं उस कॉन्सेप्ट के राउंड अबाउट चीजों को बताता जाऊंगा। ये सीरीज जब पूरी हो जाएगी तो इंशाल्लाह एक किस्म का बहुत अच्छा रिवाइज मटेरियल आपके सामने बन जाएगा, जिसके जरिए आप इजीली पूरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर सकेंगे कि बेसिकली उनकी डिमांड क्या है। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इफ ए एक मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर, अच्छा जी, कोफैक्टर जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, आई जे, ये बराबर होता है -1 आई प्लस जे और माइनर ऑफ आई जे। तो पहले तो मैं ये मैट्रिक्स में ये आई जे क्या है ये समझा देता हूँ। फर्स्ट करते हैं, एक मैट्रिक्स है और उसकी आई रोज हैं और जे कॉलम। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये इसकी एंट्रीज हैं। आई मतलब रोज, जे मतलब कॉलम। यहाँ 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। अगर मैं 1 1 की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट। 1 1 मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट। 1 2 मतलब पहली रो का दूसरा एलिमेंट। 1 3 मतलब पहली रो का तीसरा एलिमेंट। 2 1 मतलब दूसरी रो का पहला एलिमेंट। 2 2 मतलब दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट। 2 3 मतलब दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट। तो मैं रोज के हिसाब से इसको देख सकता हूँ आपके पास। तो ये मैं इस तरह से इसको रीड करूंगा। अब अगर मुझे फाइंड करना है कोफैक्टर, फॉर एग्जांपल 2 3 का, तो ये मुझसे क्या कर रहा है, कोफैक्टर फाइंड करें, दूसरी रो का तीसरा नंबर देखें, जो बेसिकली ये है। इसके हिसाब से मुझे कोफैक्टर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, -1, आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है, और अगर मुझे माइनर फाइंड करना है तो मुझे माइनर किसका फाइंड करना है, दूसरी रो के तीसरे नंबर का। तो दूसरी रो का तीसरा नंबर बेसिकली, सॉरी, ये है। दूसरी रो का तीसरा नंबर बेसिकली क्या है, ये है। अब माइनर कैसे फाइंड करते हैं, ये कोफैक्टर का फार्मूला है, उसी के अंदर माइनर होता है। माइनर कैसे फाइंड करते हैं, इसकी रो काट दीजिए और इसका कॉलम काट दीजिए, आपको 4 नंबर मिलेंगे। ये 5 पावर हो जाएगा। 4 नंबर मिलेंगे,
वो मिलेगा A11, A12, A31, A32। और ये 2, 3 माइनर निकालने का फार्मूला आपके पास को फैक्टर निकालने का फार्मूला हो गया। माइनर सिंपली ये होता है, अगर मुझसे माइनर पूछेगा तो माइनर सिंपली बस ये वाला पार्ट होता है, इसमें ये चीजें इंक्लूड नहीं होती। चले आइए, अगर मैंने अपनी बात आपको समझा दी है तो अब जरा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। को फैक्टर ऑफ A11, तो A11 मतलब पहली रो का पहला नंबर, दिस वन। तो मुझे को फैक्टर फाइंड करना है। अब को फैक्टर होगा 11, फार्मूला था -1, 1+1 और M11, C11 -1, ये हो जाएगा 2। इसकी रो काटेंगे, इसका कॉलम काटेंगे, 4 नंबर आ जाएंगे, 1 1 1 0। तो 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा 1, 1 0 जा 0, और हमेशा माइनस, 1 - 1 जा 1, 1 जा 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसका आंसर आ रहा है -1। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपके पास बी होगा। फर्ज करते हैं ये को फैक्टर नहीं, सिर्फ माइनर पूछता, तो माइनर में सिर्फ ये वाला पार्ट आता, यानी आप क्या निकालते, 1 1 1 0, जो किस तरह से होता आपके पास, 1 0 जा 0, हमेशा माइनस, 1 1 जा 1, और वो -1। इस कंडीशन में दोनों आंसर सेम होते, मगर माइनर निकालने के लिए सिर्फ आपको ये करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपको निकालनी है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास ये बहुत ही सादी किस्म की मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसको हम तफसील से बाद में बात करेंगे। किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं तफसील से बात करूंगा कि डिटर्मिनेंट बेसिकली होता क्या है। तो ये तो मैं तफसील से बात करूंगा, पर इसके निकालने का फार्मूला आपके पास क्या होता है, A11 को मल्टीप्लाई कर किया जाता है C11 यानी को फैक्टर 11 से, A12 को मल्टीप्लाई किया जाता है C12 से, और A13 को मल्टीप्लाई किया जाता है C13 से। खाली ऐसा ही नहीं, अगर मैं यहाँ पर नंबर चेंज करूँ, अभी मैंने क्या लिया है, A11 A12 A13, यानी ये रो से चलाया है। अगर मैं चाहूँ तो मैं कॉलम से भी चला सकता हूँ, यानी A11 C11 होगा, और इस एंट्री को मैंने पढ़ना सिखाया है 21 होगा, तो ये होगा A21, तो ये भी C21 हो जाएगा। और इस एंट्री को मैंने पिछला पढ़ना सिखाया है, ये होगा A31, तीसरी रो का पहली एलिमेंट, तो A31 हो जाएगा। खाली इससे नहीं, मैं चाहूं तो डिटर्मिनेंट को कहीं से भी चला सकता हूँ, मैं यहाँ से भी चला सकता हूँ। अगर यहाँ से चलाऊंगा तो ये एंट्री आपके पास है ए, आपके पास 12, A12, तो इसका मतलब C12 हो जाएगा। इस एंट्री का नाम है A22, तो ये C22 हो जाएगा। इस एंट्री का नाम है आपके पास A32, तो ये C32 हो जाएगा। आप किसी भी जगह से निकालें, आंसर हमेशा सेम ही होगा। तो आई होप मैंने डिटर्मिनेंट को निकालने की टेक्निक आपसे शेयर की है। ये वाली मेरी बात समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। नाउ नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। तो मैं, चलें, यहाँ से निकालता हूँ डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट में यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास ये एंट्री है A13 C13, ये एंट्री है A23, तो C23 हो जाएगा, और ये एंट्री है A33 C33 हो जाएगा। अच्छा, A33 हमारे पास किसके बराबर है इस वक्त, A के,
और सी आपको पता है इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। -1 ऐड होगा 1 + 3 से, और मुझे M1 फ्री निकालना होगा। अच्छा इंटरेस्टिंग, क्योंकि A23 0 है तो ये इस पूरे को खत्म कर देगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि A33 भी 0 है तो इसको भी खत्म कर देगा, मुझे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, A1 + 3 4 होता है, इसका मतलब 1 1 ही रहेगा, नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो ये 1 होगा। आप लिखें ना लिखें आपकी मर्जी। और अगर M13 लिखना है मुझे, तो M13 का दैट मीन्स इसकी रो काट दूंगा और इसका कॉलम काट, तो जो नंबर बचेंगे वो बचेंगे हमारे पास ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में 0 A A 0। ए वैसे ही रखेंगे, जब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा हमेशा, माइनस जब ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर आ जाएगा, और जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये माइनस का ए क्यूब हो जाएगा। तो इसका ए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई है, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज में चलते हैं। अ, एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, और एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, चलें ये बता देते हैं। फर्स्ट कर देते हैं 2 4 1 3 5 7। इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो ये 3/2 या 3x2 ऑर्डर को लिखने का तरीका है। 3/2 या 3x2 का मतलब होता है इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। और एक मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, फॉर एग्जांपल 2 से, तो इसका सिंपल मतलब है कि उसकी हर एंट्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ये हो जाएगा 4 8 2 6 10 14। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज देखें, स्टिल ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ा, वही 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। चले अब एमसीक्यूज को देखते हैं वो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है भाई इफ बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस वन, ये कोई भी नंबर है, देन अगर मैं बी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा। भाई साहब ऑर्डर में तो कोई फर्क होता ही नहीं है, क्योंकि देखें ये 3/2 था तो ये भी 3/2 था, नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर तो चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब इसका ऑर्डर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ये स्टिल पी क्रॉस क्यू ही आपके पास होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, फॉर एनी मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास -2 आया है एंड ए इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, और ये जो ए है आपके पास बी ट्रांसपोज के बराबर है, यानी अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा तो वो ए के बराबर हो जाएगा, और बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -2 के बराबर है। तो वो कह रहा है कि यार मुझे ये बता दो कि आपके पास आपके पास ये जो बी ए डिटरमिनेंट है इसका आंसर क्या होगा। मैं इसको एक छोटी सी एग्जांपल से बनाता हूँ ताकि आप समझ सकें। 2 0 0 2 मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है। अच्छा ए मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, चलें ये मैं कह रहा हूँ बी मैट्रिक्स, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, ये ट्रांसपोज को इन्होंने टी स्मॉल टी से लिखा है, तो आप नोटिस करें इसका ट्रांसपोज क्या होगा, रोज को लिखते हैं कॉलम में। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रोज हों उनको कॉलम की फॉर्म में लिख दीजिए। तो इसका मतलब अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा तो इंटरेस्टिंग चीज एक मैट्रिक्स वापस बी ही आ जाएगी, वापस बी मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर ऐसा हो एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्रू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आपके पास एक मैट्रिक्स है, या चलो
ये तो चलो मैंने आपके पास ट्रू सिमेट्रिक की कंडीशन बता दी। ये उससे भी सिंपल की कंडीशन आपके पास है, उससे भी सिंपल की। मैं इसको इसी से ले लेता हूँ या कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। 1 2 3 4 मैंने क्या किया, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली है बी और मैं बी का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ। बी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ रहा है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, आंसर आ रहा है -2। तो इस कंडीशन में वही आंसर आ गया 1 2 3 4 -2। वो मैट्रिक्स कुछ ये वाली है। अब मैं क्या करूंगा, बी का ट्रांसपोज करूंगा। मैंने बी का ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज में क्या होगा, हमारे पास रोज लिखी जाएंगी कॉलम में। और अब मैं अगर बी ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो अगेन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, आंसर 4 आएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, आंसर 6 आएगा। स्टिल इसका आंसर सेम है। और बी ट्रांसपोज को नाम दिया गया है किसी एक मैट्रिक्स के, ए के। यानी अगर मैंने बी ट्रांसपोज का आंसर निकाला है तो दूसरे अल्फाज में मैंने ए डिटर्मिनेंट का आंसर निकाला है, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट का आंसर भी -2 आया है और बी का आंसर भी -2 था। तो इसका मतलब इसका स्टिल आंसर -2 ही होगा। ये जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको, ये वाली, ये बेसिकली साइमेट्रिक थी। ये यहाँ पर यूज नहीं हो रही, ये सिंपल ट्रांसपोज की एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है कि भाई अगर आप एक मैट्रिक्स लो और उसका डिटर्मिनेंट निकालो तो उसका आंसर एग्जैक्टली बराबर होगा एक उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकालो, ये दो आंसर सेम होंगे। तो इसी वजह से आंसर वही आपके पास आ रहा है। आई होप मेरी बात समझ आई होगी। आई होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि आपको डिफिकल्टी हो रही तो मेरी बात वापस रिपीट सुन लीजिएगा वहां पर, ताकि आपको मसले खत्म हो जाए। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम मूव कर रहे हैं चैप्टर आपके पास है सीक्वेंस एंड सीरीज में। सीक्वेंस एंड सीरीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ी सी थ्योरी में समझा देता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, या चलो सीक्वेंस क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको। सीक्वेंस, ऑब्वियसली सीक्वेंस का वर्ड से जाहिर है आपके पास किसी किस्म की कोई टर्म्स हैं जिसमें कोई ऑर्डर आपके पास है। सीक्वेंस बेसिकली, यार एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, भाई इसकी सीक्वेंस क्या है, ये किस तरह से खड़े हुए हो आप। तो जब अगर किसी आपको खड़े कर रहे हो, किसी को आप क्यू बना रहे होते हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार आप लोग हाइट के हिसाब से क्यू बनाते हो, तो वो एक सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस में एक किस्म का ऑर्डर होता है। ऑर्डर से मुराद क्या होगी, फर्ज करते हैं मैंने एक सीक्वेंस बनाई, 2 4 6 8, ये सीक्वेंस है। बेसिकली सीक्वेंस का ऑर्डर का मतलब होता है आप ये देख सकें कि उसकी नेक्स्ट टर्म कैसे बन रही है। जैसे मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, तो इसका ऑर्डर बेसिकली 2 है कि हर टर्म में 2 ऐड हो रहा है, तो मैं अगला नंबर भी फाइंड कर सकता हूँ आपके पास। ये तो सीक्वेंस की जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवाया। मगर सीक्वेंस बेसिकली जैसे 2 4 6 8 10, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होती है जिसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, जैसे मैंने भी आपके ऑर्डर डिफाइंड भी किया। एक और सीक्वेंस दिखाता हूं आपको, 1 4 9 16 25। अगर आप गेस कर पाओगे तो ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें ऑर्डर किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ 6 का स्क्वायर मतलब नेक्स्ट टर्म 36 होगी। तो ये आपके पास सीक्वेंस होती हैं। सीक्वेंस मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, वो फाइनाइट टर्म्स भी हो सकती हैं, इनफाइनाइट टर्म्स भी होती हैं, जिसमें कोई आपके पास ऑर्डर होता है। ये तो मैंने सीक्वेंस को सिंपल फॉर्म में समझाया, पर सीक्वेंस की रिगरस डेफिनेशन क्या है, चलें उसको भी समझ लेते हैं। उससे पहले मैं एक सीक्वेंस चले बना लेता हूं और फर्ज करते हैं ये पहली पोजीशन है,
ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है, ये पांचवी पोजीशन है, और सो ऑन आपके पास हो, सॉरी, ये पांचवी पोजीशन है। तो सीक्वेंस में पोजीशंस होती हैं और उसके करस्पॉन्डिंग टर्म्स होती हैं। तो सीक्वेंस बेसिकली एक फंक्शन होता है। अगर आपने 9 क्लास में फंक्शन पढ़ा है तो मैं उसी से इसको रिलेट कर रहा हूँ। ये एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और रेंज कोई भी रियल नंबर होता है। कोडोमेन कोई भी रियल नंबर होता है। यानी सीक्वेंस क्या होती है, बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसमें डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है और रेंज रियल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर बेसिकली क्या है, ये पोजीशन है, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, चौथी। और ये आर बेसिकली है, ये जो टर्म्स आपके पास है। यानी अगर आप 9 क्लास में फंक्शन करके आए तो आपने कुछ ऐसा देखा होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, नेचुरल नंबर है ये। तो ये मेरी डोमेन है। और आपने कोडोमेन देखा होगा। अब कोडोमेन में क्योंकि रियल नंबर है तो इसमें इसका मतलब दुनिया का हर नंबर होगा, जिसमें से अभी जो नंबर मैं चूज कर रहा हूँ वो 1 4 9 16 है। यानी एक 1 के पास जा रहा है, 2 4 के पास जा रहा है, 3 9 के पास, 4 16 के पास। इस तरह इनफाइनाइट मेरे नंबर्स आपके पास होंगे। तो ये एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और रेंज इसकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये ध्यान में रखेगा। इसको मैं पोजीशन ऑफ अ ट्रम कह रहा हूँ। इसको मैं नाम क्या दे रहा हूँ, पोजीशन ऑफ अ ट्रम। अगर ये ट्रम है तो ये उसकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी नेचुरल नंबर सीक्वेंस के हिसाब से पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। चलें जी, अब ये मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस के बारे में डिस्कस कर लिया। अब अर्थमेटिक सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस होती है? ओके, सीक्वेंस इन जनरल जिसके पास कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो। तो अर्थमेटिक अर्थमेटिक सीक्वेंस के पास भी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। अब वो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है उसको डिस्कस करते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस, अगर मैं आपके पास दो नंबर आपको दूं, जैसे 2 और 3, और मैं एक सीक्वेंस इन दो नंबर से बनाऊं। पहली पहली टर्म 2 है, अगर मैं 2 को 3 से ऐड करूंगा तो आंसर आएगा 5, और जो भी टर्म आएगी मैं उसको 3 से ऐड करता रहूंगा। तो 8 11 14 17 एंड सो ऑन। स्टिल ये एक सीक्वेंस है और इसमें जो ऑर्डर है 3 ऐड करके आपके पास आ रहा है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें आपके पास कॉमन नंबर ऐड होके बन रहा हो, या किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को माइनस करें। कॉन्सिक्यूटिव मतलब 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, तो ये कॉन्सिक्यूटिव होगा। या मैं 8 को 5 से माइनस करूं तब भी 2 आएगा, या मैं 11 को 8 से माइनस करूं तब भी 2 होगा। ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे नहीं होगा कि 17 को 11 से माइनस करेंगे। अगर 17 को आप 14 से माइनस करेंगे, इसको हम कॉन्सिक्यूटिव कहेंगे, तब भी 2 आएगा। तो ऐसी सीक्वेंस जो ये प्रॉपर्टी ऑबे करती है उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। तो ये सीक्वेंस हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाती है। ओके, अर्थमेटिक सीक्वेंस की मैंने बेसिक डेफिनेशन डिस्कस कर ली। यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, एक वर्ड और यूज होता है प्रोग्रेशन, जैसे ये यूज हुआ है। प्रोग्रेशन सीक्वेंस एक ही बात है। अर्थमेटिक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, हमारे पास क्या होता है, एक नंबर होता है ए जिसको मैं फर्स्ट टर्म कह रहा हूँ, और एक कोई डी होता है जिसको मैं कॉमन डिफरेंस का नाम दे रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस याद कीजिए, सेकंड को फर्स्ट से माइनस कर रहे थे, या थर्ड को सेकंड से माइनस कर रहे थे, या फोर्थ को थर्ड से। तो ये कॉमन डिफरेंस डी है। जैसे मैंने कहा था मुझे दो नंबर चाहिए, पहला ए, अगर ए को डी में ऐड करूंगा तो ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इसमें वापस डी ऐड करूंगा तो ए प्लस डी, दैट मीन 2D। इसमें वापस डी ऐड करूंगा तो ए प्लस
2d प्लस डी मतलब 3d, इसमें वापस ऐड करूंगा तो a प्लस 3d प्लस डी दैट मीन्स 4d हो जाएगा, और ये सो ऑन इस तरह चलता जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, ये चौथी पोजीशन है, ये पांचवी पोजीशन है। और अगर मैं पोजीशंस के साथ लिंक बनाऊं तो देखें, ये ए को मैं वापस ऐसे ही लिख रहा हूं, पहली पोजीशन पे ए है। अब ये इसको मैं ए प्लस डी को इंटरेस्टिंग फॉर्म में लिख रहा हूँ डी के साथ। आई थिंक 2 - 1 लिख सकता हूँ डी, क्योंकि 2 - 1 1 के बराबर होता है। पर मैंने क्या किया, इसमें से पोजीशन को इंट्रोड्यूस करवाया है इसमें, यानी मैंने इसमें पोजीशन को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2d को 3 - 1d, अगेन मैंने पोजीशन को इसमें इंट्रोड्यूस करवाया है। इसको भी ऐसे लिखता हूँ ए प्लस 3d को, दैट मीन्स ए प्लस 4 - 1d, और इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 5 - 1d। और अगर मैं पूछूं कि मेरे पास कोई nth जगह होगी, n जैसे 5 था, तो यकीनन आप कहेंगे a प्लस 5, 5 था तो यहाँ 5, अगर यहाँ n है तो n - 1d आपका एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा, जो किसी भी पोजीशन की टर्म के लिए डेवलप होगा। अगर मैं किसी भी पोजीशन की टर्म को ए एन कह रहा हूं तो वो किसके बराबर होगा, ए प्लस n - 1 डी के। ये मैंने आपके पास अर्थमेटिक का फार्मूला ड्राइव करवाया है। इसको मैं कहता हूं एनी पोजीशन, एनी एनी टर्म, बल्कि एनी टर्म दे देता हूं, ये कोई भी टर्म है आपके पास। एन रिप्रेजेंट होता है पोजीशन ऑफ अ टर्म, जो नेचुरल नंबर होते हैं याद कीजिए। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, एन वही पोजीशन ऑफ अ टर्म, और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई है। यानी फर्ज करता हूं कि अगर मुझे फर्ज करता हूं कि अगर मुझे कोई भी टर्म फाइंड करनी होगी, कोई भी टर्म, यानी अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई भी टर्म फाइंड करूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कोई भी टर्म फाइंड करूं, तो मैं इस फार्मूले के तहत वो टर्म फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे लिए ये डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा कि मैं वो टर्म फाइंड कर सकूं, टर्म, क्योंकि अब मुझे किसी भी टर्म का फार्मूला मिल गया है। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मुझे पांचवी टर्म बता दो, A5, पांचवी टर्म बता दो, तो पांचवी टर्म मुझे कैसे बताएगा, जस्ट जहां जहां n होगा वहां मुझे 5 लिख देगा। यानी पहली टर्म a है, n की जगह 5 -1, और d की जगह d, तो A5 आपके पास क्या होगा, a प्लस 4d, यानी पांचवी टर्म में a प्लस 4d। इसका मतलब अगर मुझे 10वीं टर्म फाइंड करनी होगी तो वो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, वो होगा a प्लस 9d के अर्थ में। और अगर मुझे ए और डी मिला हुआ तो वो नंबर भी मिल जाएगा। आई होप मैंने थोड़ी बहुत थ्योरी डेवलप की है, आपको बात समझ आई होगी। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, तो जितने भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन होंगे, कम से कम अर्थमेटिक के, तो उसको तो हम थोड़ा बहुत अब आइडिया दे सकते हैं। जैसे जैसे बेटा डेवलप होता जाएगा क्वेश्चन, मैं आपको आगे उसको बताता जाऊंगा। तो मैं इस पर फर्दर काम करता जाऊंगा जब क्वेश्चन मुझे मिलते जाएंगे। आइए अब जरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द सिक्स टर्म, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए 6, और अगर ए 6 है तो जल्दी से लिख लें a प्लस 5d, क्योंकि मैं ये डेवलप कर चुका हूँ। 6 टर्म मतलब a प्लस 5d, यानी a6 छठी टर्म दी हुई है -3 के बराबर, एंड द फिफ्थ टर्म इज, ऑब्वियसली फिफ्थ टर्म आपको पता है, फिफ्थ टर्म क्या किसके बराबर होती है,
ए प्लस 4D के। और नोटिस कीजिए जनाब, फिफ्थ टर्म इस वक्त दी हुई है 2 + 4D, यानी इसका मतलब यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ रही है, 2। मैं कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये मुझसे कह रहा है देन द कॉमन डिफरेंस डी, मुझे डी निकालना है। अब तो मैं डी निकाल सकता हूँ जनाब। -3 बराबर है ए की वैल्यू 2 + 5D। -3 वहां चला जाएगा, दैट मीन्स -2 हो जाएगा 5D। तो ये हो जाएगा -5 = 5D, और डी की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यू समझ आया था होगा। मैंने थ्योरी डेवलप की है, मैं हमेशा थ्योरी डेवलप करूंगा इस तरह से। बेटा ये पास पेपर की सीरीज आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो जाएगी अगर आपको वन टैक में सारी थ्योरी समझनी होगी और प्रैक्टिकली वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने का आपको मौका मिलेगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ओके, अगर ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस आ गई है तो ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस के बारे में भी थोड़ी सी बातें कर ही लेते हैं। जैसे अर्थमेटिक सीक्वेंस होती है वैसे ही ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस भी होती है। ओहो, ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस अगेन मैं आपको दो नंबर दे देता हूँ, दो नंबर दीजिए। चलें वही को दो नंबर दे दिए, 2 और 3। 2 और 3 हमने ले लिया है, ये दो नंबर हैं। ठीक है, और मुझे क्या करना है, एक सीक्वेंस बनाना है। पिछली बार मैं ऐड करके बना रहा था, अब की बार मैं मल्टीप्लाई करके बना लेता हूँ। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 54 और सो ऑन आपके पास हो जाएगा। अब ये एक और सीक्वेंस डेवलप हुई जिसका ऑर्डर बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो स्पेसिफिक नंबर इस वक्त 3 है। अगर मैं इसको, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो नंबर फाइंड किया जा सकता है डिवाइड करके, किसी भी दो दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को डिवाइड करके। तो देखें 3 मिल सकता है, 18 को 6 से डिवाइड करें तब भी 3 मिल सकता है। यानी अगर मैं ए कह रहा हूं और उस स्पेसिफिक नंबर को आर कह रहा हूं जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसको हम यहाँ कॉमन रेशो के नाम से जानते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक सीक्वेंस डेवलप हो जाएगी। ए, यानी मैंने दो नंबर लिए, आर वो है नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए आर अगला नंबर होगा। अगेन आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए आर से आर मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। उससे अगला नंबर होगा तो आर, ये आर क्यूब हो जाएगा। और उससे अगला नंबर होगा तो आर पावर 4 हो जाएगा। और इस तरह चलता जाए। यानी पहली जगह पर आपके पास ए, दूसरी जगह पर आपके पास ए आर, तीसरी जगह पर आपके पास ए आर स्क्वायर, चौथी जगह पर आपके पास ए आर क्यूब, पांचवी जगह पर आपके पास ए आर पावर 4। इस तरह से ये चल रही है। और अगर मैं थोड़ी सी मैनिपुलेशन करूं तो जरा देखिएगा, ए को लिख सकता हूं ए आर पे पावर 1 - 1, 1 - 1 हो जाएगा 0। और किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर तो वो 1 के बराबर होता है। तो जब ए को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस ए आ जाएगा। इसका मतलब ए को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अच्छा ये देखिए, इसको कैसे लिख रहा हूँ, ए आर के ऊपर 1 पावर है तो इसको लिख सकता हूँ यार 2 - 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, यानी पोजीशन को इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। सिमिलरली इसको लिख सकता हूँ मैं, ए आर स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 - 1, तो मैंने 3 को इंट्रोड्यूस करवा दिया। अगर यहाँ मेरे पास 4 है तो इसका मतलब ए आर 4 - 1, 4 - 1। सिमिलरली अगर 5 है और ए आर 4 है तो इसका मतलब ए आर 5 - 1। और दोस्तों अगर इस तरह से कोई एन टर्म होगी तो यकीनन आप पैटर्न समझ रहे होंगे, ए आर n - 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी किसी भी टर्म को नाम दे दूं ए एन, तो वो कैसे मिल सकती है, ए आर n - 1। ये हमारा फार्मूला जनरेट हो गया है इसका।
तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात बिल्कुल समझ आई होगी और ये फार्मूला डेवलप आपका हो गया होगा। यहाँ पर भी इसको मैं एनी टर्म, नॉर्मली लास्ट टर्म कहते हैं, पर मेरे ख्याल में लास्ट टर्म कहना सही नहीं है, मैं इसको कह रहा हूँ एनी टर्म, यानी इसके जरिए मैं कोई भी टर्म फाइंड कर सकता हूँ। ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है, आर आपके पास कॉमन रेशो है, और एन आपके पास पोजीशन ऑफ टर्म है। तो मैंने इसकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी है। चलें देखते हैं इसके जरिए क्वेश्चन सॉल्व। बेटा जैसे जैसे कोई नया कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं उसकी कोई ना कोई थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाता जाऊंगा, ताकि आप इसी इसी चीज के जरिए सारी की सारी चीजें फाइंड कर सकें। मतलब मैं आपको इस काबिल करूंगा कि आप कंप्लीटली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब जब सब्जेक्टिव भी आएगा तो यही थ्योरी वापस आप यूज करके खुद से कर सकेंगे। ओके नाउ अब एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। दी n प्लस वन टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। यार ये एक ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है। अब नोटिस कर लो, ये वन है और इसको मेरे ख्याल में -1 से मल्टीप्लाई करके डेवलप किया गया है। यानी पहले क्या होगा, वन, फिर जब मैंने इसको -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, फिर -1 को -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया होगा, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया होगा तो फिर वापस -1 आ गया होगा, और इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंस बन रही होगी। ठीक है, अब ये है ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। और अगर ये ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस है तो किसी भी टर्म को निकालने का फार्मूला हमारे पास है, ए एन बराबर होता है ए आर एन माइनस वन। ए आर n-1, ये फार्मूला। और हमने कौन सी टर्म निकालनी है, ए एन प्लस वन। तो जहां n होगा वहां मुझे लिखना होगा ए एन प्लस वन। तो किसके बराबर होगा, ए आर n की जगह n प्लस वन माइनस वन, ये कैंसिल। ए की वैल्यू मुझे मिली हुई है, ए की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू -1। आप नोटिस कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस -1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये -1 है और ऊपर पावर क्या है, n है। तो इसका मतलब 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो भाई साहब वो वैसे ही रहती है, और ये -1 पावर n, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलें जी, 10 MCQ तक मैंने डिस्कस किया, मैं यहीं तक रखता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ऑब्वियसली। नेक्स्ट वीडियो के साथ यानी 11वें MCQ से स्टार्ट करूंगा और कॉन्सेप्ट कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर मेरी वीडियो समझ आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। फर्स्ट ईयर आपके पास किसी भी किस्म की फर्स्ट ईयर बोर्ड कोई भी हो, चाहे आगा खान बोर्ड हो, चाहे सिंध बोर्ड हो, चाहे फेडरल बोर्ड हो, चाहे केपी के बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड जो 11th क्लास का होगा, ये वीडियो तुमको सपोर्ट करेगी विथ मटेरियल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।